हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर हम सीखना चाहते हैं, फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, तो हमें इंग्लिश के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए आज के टॉपिक जो है हमारा, दैट इज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। मतलब क्या होता है ना, कई बार हम बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ते रहते हैं, उनको रटते रहते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छी स्पीच दे पाओ इंग्लिश में अपने मन चाहे वर्ड से लिख पाओ, किसी ईमेल को लिख पाओ, किसी मैसेज को लिख पाओ, तो आपको बेसिक्स के बारे में जितना ज्यादा पता होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए ये मान के चलिए कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है। कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है, आपका पहला दिन है और आपको इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं आता, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब हम बिल्कुल जीरो से सीखना स्टार्ट करेंगे और आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ बातें ऐसी पता चलेगी जो शायद पता नहीं हो, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपके डाउट भी क्लियर होंगे। तो आज फर्स्ट जो क्लास है ये है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को समझकर आगे का रास्ता तय कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी बातें आपको आगे अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में बहुत हेल्प करती है। आपसे गलतियां न के बराबर होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है कि भाई इंग्लिश बोलने की शुरुआत के पहले हमें किन किन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि भाई इंग्लिश किससे बनती है? तो इंग्लिश बनती है अल्फाबेट से। जैसे हिंदी में वर्णमालाएं होती है, उसी प्रकार अंग्रेजी में क्या होती है? अल्फाबेट्स होती है। तो अल्फाबेट्स कितनी होती है? तो हमने यहां समझ लेते हैं कि सर जो अल्फाबेट्स होती है ना, दीज अल्फाबेट्स आर 26। अब मुझे पता है, आई नो दिस, कि ये जानकारी आपको है, you know that much, but it is my duty to recall all the things properly, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं कि हमें ये पता ही होना चाहिए। And these alphabets are divided into two parts. Very simple. First of all, कुछ vowels होते हैं और क्या होते हैं? कुछ होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। समझ में आया? कुछ क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि सर हमें ये भी पता है, आपको पता होगा डेफिनेटली कि सर जो होते हैं 5 क्या होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं आपके वोवेल्स, और बाकी जो बचे 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स, लेकिन हम यहाँ पर 20 रखेंगे कॉन्सोनेंट्स में। और एक जो होता है, ये वाई जो होता है, ये होता है आपका सेमी वोवेल। हम सबको पता है, क्योंकि जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो कभी वोवेल होता है, कभी कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए इसे सेमी वोवेल में रखा गया है। तो 20 + 5 and 1 26 कंप्लीट हो जाते हैं। ये सबको पता है, मैं इसको स्पीड से कवर कर रहा हूं। अब इंग्लिश बोलने की बात आती है ना, तो दिक्कत कहाँ आती है? साउंड्स में दिक्कत आती है। कहाँ दिक्कत आती है? साउंड्स में। जैसे मैंने दोस्तों एक वर्ड लिखा CAT, कैट। यहां पर इस ए का मतलब क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है, ठीक है। फोनेटिक्स वाली बात बता रहा हूं मैं आपको कि CAT केट होता है, यहां पर ए का मतलब ए निकल रहा है, जबकि मैं जब इस CAR लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? कार। तो यहां पर ये जो ए है, इसका मतलब क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। डिड यू गेट माई पॉइंट? दिस इज द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर, कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि ये जो साउंड होते हैं ना, ये जो आपको साउंड दिख रहे हैं यहां पर, ये वोवेल तो 5 ही होते हैं, AEIOU, ये 5 ही वोवेल हैं इंग्लिश में, लेकिन जो इनके साउंड्स होते हैं वो अराउंड 22 होते हैं। क्या होते हैं? अराउंड 22 साउंड्स निकालते हैं। सर 22 साउंड्स कैसे हो जाएंगे? लेटर तो 5 ही, ये 5 लेटर हैं, लेकिन कभी कभी इस ए का मतलब, कभी कभी ए निकलता है, कभी कभी ए निकलता है, कभी कभी अ निकलता है, कभी कभी आ निकलता है। तो यही तो आपको समझना है कि ये जो 5 है ना, इनके मीनिंग बहुत अलग अलग होते हैं, एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बातें हमें पता होनी चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से साउंड का मतलब कहाँ निकलेगा? इसके लिए आपको फोनेटिक्स समझना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या होता है, फोनेटिक्स नाम की एक चीज़ होती है जिसमें साउंड्स को समझाया गया है कि कब हम सी को क पढ़ेंगे और कब हम सी को च पढ़ेंगे, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आप फोनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो कॉमेंट में लिखिए कि सर हमें फोनेटिक्स पढ़ाइए, हम आपको समझा देंगे फोनेटिक्स अगली क्लास में। तो अभी आपको इतना समझना है कि जो 5 वोवेल हमें दिखते हैं वो एक्चुअल में 5 वोवेल के जो लेटर्स हैं, ये दिखते हैं, ये 5 लेटर्स हैं, और इनके जो साउंड होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकता है एक लेटर का। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है कि जो कुछ लेटर्स होते हैं जिनके साउंड डिफरेंट निकल सकते हैं, तो उसको हमें समझना पड़ेगा, आगे जाकर हम समझेंगे। तो दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपके कोई स्कूल स्टूडेंट हैं, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई आप जॉब में है, तो आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि 26 लेटर्स जो होते हैं ना,
उनके मोर देन 44 साउंड्स होते हैं, मतलब 22 तो यहाँ के हो गए और हम इनको 24 अगर साउंड्स मान लेते हैं कि भाई जो इनके जो साउंड्स है लगभग 24 साउंड्स निकलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत कम ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि के का मतलब कुछ और निकल जाएगा। तो ऐसे मिला के लगभग 46, 47, 48 के आसपास साउंड्स होते हैं। अलग अलग बुक में आप जाओगे तो अलग अलग साउंड्स आएंगे, ब्रिटिश में अलग साउंड्स है, अमेरिकन लैंग्वेज में अलग साउंड्स है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे संस्कृत लैंग्वेज होती है ना, संस्कृत होती है ना, उसके अलावा उर्दू होती है, फारसी होती है, तो जो हमारी हिंदी भाषा है ना, ये हिंदी भाषा 3-4 भाषाओं से मिलकर बनी है जो हम बोलते हैं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसी प्रकार जो हमारी इंग्लिश है, वो इंग्लिश भी अलग अलग लैंग्वेजेस से मिलकर बनी हुई, जैसे लेटिन है, फ्रेंच है, रोमन है, हिब्रू लैंग्वेज है, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस से मिलाकर ही इंग्लिश को बनाया गया है। इसलिए थोड़ा थोड़ा मिश्रण होता है, इसलिए जो वेरिएशन आता है कि कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें जो साउंड्स होते हैं वो 24 होते हैं, कुछ लोग बोलेंगे 22 होते हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन लैंग्वेज के बेसिस पर आ जाता है। अब आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई है कि सर हाँ ये समझ में आ गया कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, वॉवल इतने होते हैं, कॉन्सोनेंट इतने होते हैं। अब हमको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ दोस्तों। तो ये बेसिक्स आज पढ़ रहे हैं, आज आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा। बेसिक में आपको क्या क्या कवर करना है आप समझ लीजिए। तो अब आ जाता है हमारा सेंटेंस मेकिंग। किसी भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए हमें 2 से 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। किसी भी इंग्लिश में जो है आप सबको पता है कि लेटर से हम क्या बनाते हैं, लेटर से हम वर्ड बनाते हैं। जैसे 3-4 लेटर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा 3 लेटर लिख दिए, CAT कैट। अब ये अलग अलग इंडिविजुअल लेटर्स हैं, जब मैंने इकट्ठा कर देता हूँ इट बिकम्स कैट, और ये कैट क्या है, यहाँ पर एक लेटर बन गया। जैसे मैंने कहा कि H और E, अब यहाँ पर ये 2 अलग अलग लेटर्स हैं इंग्लिश के, लेकिन इनको जब मैं इकट्ठा करके लिखूंगा तो ये एक वर्ड बन गया, ही, इसका मतलब होता है वह। तो अल्टीमेटली लेटर से क्या बन जाता है, तो लेटर से बन जाता है वर्ड, क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। तो हमने यहाँ पे वर्ड बना, और इन्हीं वर्ड से अगर हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ड से क्या बन जाएगा, सेंटेंस। तो सीक्वेंस क्या हो गया सर, सबसे जो छोटी यूनिट आती है वो क्या होती है, साउंड आती है। ध्यान रखना लेटर छोटा नहीं होता है, साउंड से क्या बन जाता है, अगर 2 साउंड मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, लेटर बन जाएगा, और लेटर से क्या बन जाएगा बताइए, लेटर से क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। बताते जाइए, और वर्ड से क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, और सेंटेंस से क्या बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग विच वी टीच इन आवर क्लासेस गाइस। तो ये इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और बात समझ लेते हैं कि सर इतना समझ में आ गया है, थोड़ा सा और बेसिक के बारे में बता दीजिए ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो जब हम अंग्रेजी में पढ़ें। अब जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, जब भी हम किसी इंग्लिश के सेंटेंस को बनाते हैं, जब अंग्रेजी में बोलते हैं, सपोज आई एम स्पीकिंग समथिंग, आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, सो इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आई एम यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स आई एम यूजिंग, सो दैट ऑल मैटर। सो दैट इज व्हाई ये सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा, अब इसमें हम नॉर्मली 2 से 3 चीज़ें हर बार इस्तेमाल करते हैं। 99% सेंटेंसेस में जो सेंटेंसेस जो होते हैं वो इस बेस पर बनाए जाते हैं कि हमें सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो आना चाहिए, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है आपकी मेन वर्ब, एक होती है आपकी ऑब्जेक्ट। समझ में आया, एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, एक होता है आपका मेन वर्ब, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जो है हमने इसको समझा, ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, डोर क्या होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस को चलाने वाला होता है, मेन आदमी, ठीक है, मुद्दा। जैसे मैंने कहा कि रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, यू नो दैट ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, आप सबको पता है। पर इस सेंटेंस में ये जो रोहित है ये क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ये जो इज है ये क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। ये जो प्लेइंग है ये मेन वर्ब कहलाएगी, क्रिकेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि सर सब्जेक्ट की जगह पर कौन कौन से वर्ड्स हम लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर कितने प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स आ सकती है। तो 3 ही प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स आ सकती है। या तो वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ की होगी, प्रेजेंट की होगी, या पास्ट की होगी, या कहाँ की होगी दोस्तों, या वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ की होगी, फ्यूचर की होगी, ठीक है। उसके अलावा
मेन वर्ब 5 प्रकार की होती है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा बेसिक्स में। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब को कैसे पता करोगे? देखो, अगर हम सेंटेंस प्रेजेंट का बोल रहे हैं, अगर हम अभी कोई काम करते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई ऐसा वाक्य बोलना है जो पास्ट में हुआ हो, जिसका संबंध पास्ट हो, अभी करंट में उसका कोई मतलब नहीं हो, तो हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब जो डिड होती है, वॉज वर होती है, हैड होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई काम हम करने वाले हो तो उसमें हम फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको जो दिखाई दे रही है, दैट वी यूज अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, प्लेइंग। अब यहां पर ये क्या है? ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। ये बंदा क्या कर रहा है? रोहित का मेन काम क्या है? खेलना। तो आपको उसको समझना पड़ेगा। तो प्लेइंग, टॉकिंग, लिसनिंग, मिसिंग, राइटिंग, वॉचिंग, ये सब वर्ब्स होती है। अब वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं दोस्तों? तो आपको समझना पड़ेगा कि वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 5। आप बोलोगे सर हमने 3 ही पढ़े। 3 फॉर्म तो मुख्य फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म अकॉर्डिंग टू नीड बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो है, गो मतलब जाना, ये V1 हो गया, तो V1 क्या हो गया? गो। दूसरा फॉर्म कौन सा होता है? वेंट, ये V2 हो गया। तीसरा फॉर्म कौन सा होता है? गॉन, ये V3 हो गया। अब चौथा फॉर्म हम अकॉर्डिंग टू नीड बनाते हैं। फोर्थ फॉर्म जिसे हम बोलते हैं ING फॉर्म, तो ये हो गया फोर्थ फॉर्म। अगर हम फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म, और 5वां फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ES लगा दोगे तो वर्ब का 5th फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 फॉर्म है, आपको लिखना चाहिए। मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं, कमेंट में करके बताओ जरा मुझे कि जो राइट है, कौन सा शब्द है? राइट। इस राइट के 5 फॉर्म कौन कौन से हैं? कमेंट में बताइए। इस राइट के 5 फॉर्म बताओ कमेंट में। कहाँ बताओगे? कमेंट में। तो अभी हमने समझा कि सर सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का मेन आदमी, जिसके बेस पर सेंटेंस डिपेंड करता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब टाइम के हिसाब से जो वर्ब लगाते हैं उसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और मेन वर्ब मतलब सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, बहुत सारी होती है, और मेन वर्ब के 5 फॉर्म हो सकते हैं मैक्सिमम। और ऑब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट कर रहा है वो कौन सा काम है, उस काम का नाम, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। वो किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। अब बेसिक हमने समझा कि सर हाँ, ये सेंटेंस बोला जाता है, ये इस तरीके का होता है, इस तरीके का हम बनाएंगे। अभी हमें समझना है कि सर जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम किन किन शब्दों को रख सकते हैं। जब भी अंग्रेजी बोलेंगे तो सबसे पहले पहला वर्ड सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, राम, श्याम, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। तो सब्जेक्ट को हमें समझने के लिए बेसिकली 2 बातों को ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है ये बेसिक्स में आता है दोस्तों, तो 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? सिंगुलर हो सकता है। कौन सा हो सकता है? सिंगुलर। एक सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? प्लूरल हो सकता है। इतना समझ में आता है? हाँ सर, इतना तो पढ़ा है हमने कि एक वचनकर्ता जिनका नंबर 1 होगा उनको सिंगुलर कहा जाता है, जिनका नंबर, जिनकी संख्या 1 से ज़्यादा होगा उन्हें प्लूरल कहा जाता है। हम सिंगुलर में हमेशा ही निम्नलिखित सब्जेक्ट को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, या फिर कोई नेम आता है तो इन्हें हम हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। इनके मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे पता है, लेकिन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आगे जाकर आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आगे जाके हम बहुत आगे निकल गए और बेसिक्स नहीं आ रहे हैं तो हम परेशान हो रहे हैं। तो ही का मतलब क्या होता है? वह होता है लड़कों के लिए। शी का मतलब भी वह होता है लड़कियों के लिए। इट जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये गाय है तो इट इज काउ बोलेंगे, तो हम इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वह या यह के लिए, लेकिन ये होता है किसके लिए? जानवरों या वस्तुओं के लिए। नेम कोई सा भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी रोहित लिखा था तो रोहित नेम था। अब उसी प्रकार जो हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो प्लूरल में हम आई को रखते हैं, हम वी को रखते हैं, हम दे को रखते हैं, और हम रखते हैं यू को। ये रख दिया हमने। अब इनके भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए। आई मतलब मे होता है। सर आई का मतलब तो एक ही व्यक्ति होता है, एक से अधिक में कहाँ रख दिया? पूरे प्रेजेंट में जो है हम आई को प्लूरल मानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसके लिए आपको ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आगे की सीरीज़ में आपको बताऊंगा। और जल्दी हो तो जाके मेरा 30 डेज़ का स्पोकन इंग्लिश का सीरीज़ जो मैंने बनाया उसमें मैंने बताया है, प्लेलिस्ट में जाइए, 30 दिन का स्पोकन इंग्लिश का सीरीज़ है, वहाँ पर आपको बता दिया। तो आई मतलब में, वी मतलब क्या होता है? हम, दे मतलब वे, और यू मतलब क्या होता है दोस्तों? तुम होता है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। आई, वी, दे, यू। अब ये
टोटल कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। ये 8 प्रकार के लोग आपको किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में दिखाई दे सकते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अब इन्हें जो है अंग्रेजी में प्लूरल प्रोनाउन कहा जाता है। नाम को छोड़कर ये जो है ना आई विद यू, इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। ग्रामर का विषय है, आपको ग्रामर की सीरीज में बता दूंगा मैं। अब हमें पता है, अब जब हम कोई भी जो है सेंटेंस लिखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि जैसे मैंने कहा कि तुम अंग्रेजी बोलते हो। एक सेंटेंस देखिए, तुम अंग्रेजी बोलते हो। अब इस सेंटेंस को जब मुझे कन्वर्ट करना है या बोलना है तो तुमको क्या बोलेंगे? तो मुझे पता है, क्योंकि मुझे बेसिक आता है कि भाई यहां पर जो तुम लिखा हुआ है उसका मतलब यू होता है। अगर मान लो ये पता ही नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। तो तुम अब बोलने को क्या बोलेंगे? स्पीक। तो तुम अंग्रेजी बोलते तो यू स्पीक, और अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। समझ में आया? यू स्पीक इंग्लिश। अब जब हमें यह समझ में आ गया कि तुम अंग्रेजी बोलते को बोलते हैं यू स्पीक इंग्लिश, तो अगर हमें बोलना हो कि तुम पानी पीते हो तो क्या बोलोगे? यू ड्रिंक वाटर। तुम गाना गाते हो, यू सिंग सॉन्ग। तुम नाचते हो, यू डांस। तुम मोबाइल चलाते हो, यू यूज मोबाइल। अब हमने इसी तरीके से दोस्तों क्या करना है, हमने यू लिया तो हम यहाँ पे आई भी ले सकते हैं, आई स्पीक इंग्लिश। हम यहाँ पर चाहें तो दे भी ले सकते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। हम चाहें तो यहाँ पे वी भी ले सकते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलते हैं। उसी प्रकार अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट लोगे तो आपको वर्ब के साथ ऐसे यस लगाना होगा, क्योंकि टेंस का नियम है। जब आगे टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों हमने बेसिक्स में लगभग 3 बातें समझी। एक तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, उनके साउंड्स क्या होते हैं, दूसरा सेंटेंस कैसे बनता है, और तीसरा सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद बेसिक्स में आता है हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की हो सकती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। तो मैंने वर्ब का पूरा एक टॉपिक समझा रखा है, आप सर्च करोगे तो आ जाएगा अपने चैनल पर। इसके अलावा मेन वर्ब मैंने समझा दिया है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने समझा दिया है। तो दीज आर द बेसिक्स। ये बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। अगर आप इंग्लिश सच में बोलना चाहते हैं तो ये बेसिक्स को आप सीख लीजिए, समझ लीजिए। आई होप ये जो क्लास आज की है इसमें बातें तो छोटी छोटी और भी बहुत कुछ है, और कौन कौन सी बातें छूट गई है कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उस पर ऊपर आगे क्लास लूँगा। अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो तो यू मस्ट लाइक दिस, लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और हर उस व्यक्ति तक इन बेसिक्स से इंग्लिश सीखने वाली जो तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ कि भाई बिल्कुल गांव से बच्चा जो है ना, गांव का बच्चा, उसको भी समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ। तो ऐसा कोई बच्चा जो बिल्कुल सीखना चाहता हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, उसे आप ज़रूर वीडियो शेयर करें और मुझसे मिले अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।